हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल द सक्सेस जोन। जैसा कि आप लोगों को पता है, एमपीजीके का सीरीज़ चल रहा है। डेली प्रतिदिन 50 एमसीक्यूज़ हम सॉल्व कर रहे हैं और इस 50 एमसीक्यूज़ से कम 200 से 250 क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे क्या हो जा रहे हैं, कवर हो जा रहे हैं, जिससे हमारी आने वाली जितनी भी एमपी गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो एमपीपीएससी प्रीलिम्स हो, व्यापम की जितनी भी, ईएसबी की जितनी भी एग्ज़ाम्स हो, वो सभी एग्ज़ाम्स में हमारा पूरा प्रयास है कि हम एमपीजीके को पूरी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन में हम देखेंगे कि कितने क्वेश्चन है। लगभग 50 क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन करेंगे और ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है और इन सेलेक्टेड क्वेश्चन को आप लोग पूरा वीडियो के लास्ट तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा आप लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, नाहर, कठमेन, बिंझवार किसकी जनजातियां हैं। बात हो रही है किसकी, देखिए मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजातियां पाई जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा जनजातियों की यदि मैं बात करूं तो उसमें कई जनजातियां हैं और जनजातियों के बाद कई उसकी क्या है, उपजनजातियां हैं। तो उसमें से नाहर, कठमेना और बिंझवार, ये तीन जनजातियों की बात हो रही है। ये किसकी उपजातियां हैं, नाहर, कठमेना, ध्यान से समझिएगा इसको, बिंझवार, ये किसकी जनजातियां हैं। तो ये जनजातियां हैं किसकी, उपजनजातियां, बेगा की है। बेगा मध्य प्रदेश के कौन से भाग में पाई जाती है, ज़्यादातर पूर्वी भाग में। भारत सरकार ने बेगा, बेगा के साथ सहरिया, सहरिया के साथ भारिया, ठीक है, इन तीन जनजातियों को क्या किया, अत्यंत पिछड़ी जनजातियों की कैटेगरी में क्या किया है, अत्यंत पिछड़ी जनजातियों की कैटेगरी में इसको शामिल किया है। तो नाहर, कठमेना, बिंझवार किसकी जनजातियां हो गई भाई, बेगा की जनजातियां। चलिए आगे बढ़ते हैं। परीक्षा विवाह किस जनजाति द्वारा किया जाता है। परीक्षा विवाह की बात हो रही है। कई जनजातियों में अलग अलग तरीके से विवाह की क्या है, प्रक्रियाएं, या अलग अलग तरीके, अलग अलग मेथड से सब लोग क्या करते हैं, विवाह करते हैं। तो उसमें एक विवाह है जो, जिसका नाम क्या है, परीक्षा विवाह। इसको एक नाम से और बोला जाता है जिसको बोला जाता है गोल गधेड़ो। क्या बोला जाता है, गोल गधेड़ो, गोल गधेड़ो उत्सव। क्या बोला जाता है बेटा, गोल गधेड़ो उत्सव भी बोला जाता है। अब ये परीक्षा विवाह होता क्या, इस विवाह में क्या होता है कि यदि जिससे विवाह करना है वह लड़का उस लड़की के घर, उसके परिवार के साथ कुछ समय बिताता है और उसके बाद यदि उसको वह कंफर्टेबल होता है तो फिर क्या होता है, उन दोनों की शादी करा दी जाती है। और यदि इन केस यदि वो लड़की से शादी करने के लिए मना कर देता है तो फिर क्या होगा, तो फिर उसे लड़की वालों को हर्जाना देना पड़ेगा, मतलब कुछ कंपनसेशन देना पड़ता है। तो परीक्षा विवाह किस जनजाति द्वारा विवाह की एक पद्धति है, तो यह भील जनजाति द्वारा विवाह की एक पद्धति है। ठीक, क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। राजापंथा किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं। कई जातियां होती हैं, कई जनजाति के देवता होते हैं, कुल देवता होते हैं, उसमें से एक देवता है राजापंथा। वह किस जनजाति के प्रमुख देवता है, भील, गोंड, सहरिया या कोरकू। तो राजापंथा जो है वह भील जनजाति के क्या है, भील जनजाति के प्रमुख देवता हैं। इस चीज़ को भी हमें ध्यान रखना है ना। एक जनजाति बूढ़ा देव, बूढ़ा देव भी जनजाति के क्या होते हैं भाई, एक प्रमुख देवता होते हैं, है ना। चलें आगे बढ़ते हैं। वर्तमान 2023 में मध्य प्रदेश रणजी क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है। रणजी क्रिकेट टीम मध्य प्रदेश ने, रणजी ट्रॉफी होती है, ध्यान रखिएगा, 2021-22 की रणजी ट्रॉफी मध्य प्रदेश ने क्या की थी, अभी तक इतिहास में पहली बार जीती। यदि मैं बात करूं 2023 की रणजी ट्रॉफी, ठीक है, 2023 की रणजी ट्रॉफी जो है वो किसने जीती, सौराष्ट्र ने जीती है। सौराष्ट्र ने पश्चिम बंगाल को हराकर जीती है। अभी की बात करें 2023 वर्तमान रणजी क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, आदित्य श्रीवास्तव। आदित्य श्रीवास्तव मध्य प्रदेश रणजी क्रिकेट टीम के कप्तान है। देखिए, स्लोली स्लोली विन द रेस कहा जाता है, ठीक है, धीरे धीरे स्लोली स्लोली यदि हम चलेंगे, है ना, तो हमारा सब कवर होगा। आप कांस्टेबल टारगेट ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन कांस्टेबल के बाद भी ऐसा नहीं है कि कोई सारी वैकेंसी नहीं आएगी, कई सारी वैकेंसी आएंगी। तो हमें स्लोली स्लोली विन द रेस करना है। आपका मैथ्स भी कवर होगा, आपका रीजनिंग भी कवर होगा, आपका इंग्लिश भी कवर होगा, आपका मैथ्स भी कवर होगा, और आपका एमपीजीके, जीके, ये सब जितने करंट अफेयर सभी कवर होंगे। लेकिन एक स्टेप बाय स्टेप आप चलें, है ना, एकदम से सब बिल्कुल लेने की कोशिश ना करें, उसमें क्या होगा, पूरी तरीके से आपकी खिचड़ी पक जाएगी। चलें आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वन धन योजना किस जिले से प्रारंभ की गई। वन धन योजना शुरू की गई थी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। ये योजना जो थी ये आदिवासी बुनकरों के लिए थी। किसके लिए थी, आदिवासी बुनकरों के लिए। आदिवासी बुनकर समाज के उत्थान के लिए कुछ पैसे दिए जाने के लिए ये योजना शुरू करी गई थी, और ये शुरू योजना करी गई थी 2019 में। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, कब शुरू की गई थी, 2019 में। और मध्य प्रदेश के किस जिले से शुरू की गई थी बेटा, बड़वानी जिले से, है ना। वन धन योजना मध्य प्रदेश के किस जिले से शुरू की गई थी, बड़वानी जिले से शुरू की गई थी, और ये आदिवासी बुनकरों के लिए योजना थी। चलें आगे बढ़ते हैं।
सत्येंद्र सिंह लोहिया का संबंध किस खेल से संबंधित है? मतलब सत्येंद्र सिंह लोहिया की बात हो रही है, सत्येंद्र सिंह लोहिया का संबंध मध्य प्रदेश में किस खेल से है? क्रिकेट, खो खो, जूडो या स्विमिंग? तो इसका सही आंसर जो हो रहा है वो होगा क्या? स्विमिंग। वो पैरा स्विमिंग से थे, मतलब वो एक दिव्यांग थे और इन्होंने क्या किया था, एक्चुअल में अमेरिका में एक प्रतियोगिता हुई थी, उस अमेरिका की प्रतियोगिता में 42 किलोमीटर पैरा स्विमिंग करी थी और ये मध्य प्रदेश के स्विमिंग से संबंधित है, सत्येंद्र सिंह लोहिया। स्विमिंग मतलब कौन सा स्विमिंग? पैरा स्विमिंग से रिलेटेड है। चलें, मध्य प्रदेश में लीला गुरुकुल संस्थान कहाँ है? लीला गुरुकुल संस्थान की बात हो रही है कि मध्य प्रदेश में लीला गुरुकुल संस्थान कहाँ है? चित्रकूट, अमरकंटक, देवास या उज्जैन? चारों ऑप्शन आपको ऐसे लग रहे हैं जो सांस्कृतिक रूप से मध्य प्रदेश के शहर हैं। चित्रकूट भी है, अमरकंटक भी एक तरीके का सांस्कृतिक अपना महत्व रखता है, देवास भी है और उज्जैन भी है। तो इसका जो लीला गुरुकुल है उसका सही आंसर क्या है बेटा? चित्रकूट। लीला गुरुकुल संस्थान जो है वो मध्य प्रदेश के चित्रकूट में है, चित्रकूट में है, सॉरी। मध्य प्रदेश का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? ये मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन पचमढ़ी, भोपाल, मंदसौर या खजुराहो? तो इसका सही आंसर आएगा मंदसौर। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा 1 फरवरी से लेकर 4 फरवरी तक मध्य प्रदेश की जो पर्यटन मंत्री हैं, वर्तमान पर्यटन मंत्री मध्य प्रदेश की उषा ठाकुर ने यह फेस्टिवल का क्या किया था? उद्घाटन किया था। यह 4 दिन चला फेस्टिवल था, इसमें कई तरीके के संगीत समारोह हुए थे। टोटल क्या है? फ्लोटिंग फेस्टिवल था जिसमें आपका वोटिंग और बहुत सारी टोटल पर्यटन को बढ़ावा देना। सरकार इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइज क्यों करती है? या इसलिए करती है क्योंकि उससे सबसे ज़्यादा क्या चाहती है वो कि हमें पर्यटन से भी रेवेन्यू मिले। ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे तो गवर्नमेंट का क्या होगा? रेवेन्यू जनरेट होगा जो आम जनता के लिए बाद में यूज़ किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? वाटर विजन पार्क मध्य प्रदेश में कहाँ है? वाटर विजन पार्क की बात हो रही है। इसका पुराना नाम जो था वो स्मार्ट सिटी पार्क था, इसका ध्यान रखिएगा। इसका पुराना नाम क्या था? स्मार्ट सिटी पार्क, और वर्तमान में इसका नाम बदल के क्या कर दिया? वाटर विजन पार्क कर दिया। तो ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में, छतरपुर में, भोपाल में है या दतिया में है? तो वाटर विजन पार्क बात करें तो मध्य प्रदेश के कहाँ पर है बेटा? भोपाल में। इस चीज़ को ध्यान रखना है। वाटर विजन पार्क मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? भोपाल में है। पहले इसका नाम क्या था? स्मार्ट सिटी पार्क था, जो बदल के अब वाटर विजन पार्क कर दिया गया है। चलिए, रतनगढ़ का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ लगता है? सबसे ज़्यादा मेले की यदि मैं बात करूँ तो वो मध्य प्रदेश में लगते हैं। मध्य प्रदेश में कई तरीके के मेले लगते हैं, उसमें से बात हो रही है किस मेले की? रतनगढ़ के मेले की। क्या भांडेर, सोनगिरी, रतनगढ़ या सेवदा? ये दोनों, ये सब ऑप्शंस की बात करूँ तो ये सब जगह बेटा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि रतनगढ़ का मेला जिला पूछ ले तो कौन से जिले में है? दतिया जिले में। और दतिया जिले के अंदर स्पॉट पूछ ले तो वह कहाँ है? रतनगढ़ में। रतनगढ़ का मेला दतिया जिले के कहाँ पे लगता है? रतनगढ़ में लगता है। चलें, आगे बढ़ते हैं। चड़ विवाह किस जनजाति की विवाह पद्धति है? मैंने बताया आपको विवाह की कई पद्धतियां होती हैं, जिसमें से एक विवाह होता है भाई, देखिए चड़ विवाह जो यहाँ पर लिखा हुआ है। चड़ विवाह के बाद होता है कौन सा विवाह? लमसेना विवाह। लमसेना विवाह के बाद होता है आपका क्रय विवाह। क्रय विवाह के बाद होता है आपका एक और होता है विनिमय विवाह। क्रय विवाह और क्या होता है बेटा? विनिमय विवाह होता है। कई तरीके की विवाह पद्धति होती है, लेकिन उसमें से बात हो रही है किसकी? चड़ विवाह की। तो चड़ विवाह जो है वो किस जनजाति द्वारा किया जाता है? भील जनजाति द्वारा किया जाता है। अब चड़ विवाह होता क्या है? देखिए, चड़ विवाह मतलब ये होता है कि जब कोई दूल्हा दुल्हन के घर बारात लेकर जाता है तो वह होता है कौन सा विवाह? चड़ विवाह। ये होता है भील जनजाति में, उस विवाह पद्धति को क्या बोलते हैं? चड़ विवाह। लेकिन यदि इसकी अपोजिट बात करूं मैं कि यदि कोई दुल्हन दूल्हे के घर आ रही है बारात लेके, तो वो भील जनजाति में उस विवाह की पद्धति को क्या बोलते हैं? लमसेना विवाह। ध्यान रखिएगा, चड़ विवाह में कौन जा रहा है? दूल्हा जा रहा है, ठीक है, और लमसेना में कौन जा रही है? दुल्हन जा रही है। इस चीज को हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो चड़ विवाह मध्य प्रदेश में किस जनजाति द्वारा किया जा रहा है? भील। आगे आइए, वीर अभिमन्यु पत्रिका का प्रकाशन मध्य प्रदेश में किस जिले से होता है? बात हो रही है वीर अभिमन्यु पत्रिका। कई सारी पत्रिकाएं मध्य प्रदेश से प्रकाशित होती हैं, उसमें से कौन सी? वीर अभिमन्यु पत्रिका। क्या गुना से हो रहा है, खंडवा से हो रहा है, जबलपुर से हो रहा है या राजगढ़ से हो रहा है? तो यदि मैं वीर अभिमन्यु पत्रिका की बात करूं तो वीर अभिमन्यु पत्रिका का प्रकाशन मध्य प्रदेश में कहाँ से होता है? गुना से होता है। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। यदि मैं खंडवा की बात करूं तो खंडवा से भी कोई ना कोई पत्रिका निकलती होगी, तो खंडवा से निकलने वाली पत्रिका कौन सी है बेटा? अक्षत है, ठीक है। राजगढ़, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था, राजगढ़ से एक पत्रिका निकलती है जिसका नाम क्या है? प्रसंग। प्रसंग पत्रिका किस जिले से निकलती है? पूछ लेगा आपसे, तो कहाँ से निकलती है? राजगढ़ से। जबलपुर की बात करूँ तो जबलपुर से एक फेमस पत्रिका निकलती है जिसका नाम क्या है? कर्मवीर। कर्मवीर पत्रिका मध्य प्रदेश के किस जिले से निकलती है? ऐसा पूछ लेगा तो आपको पता होना चाहिए कहाँ से निकलती है। जबलपुर से निकलती है। चलें, आगे आते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक समाचार पत्र
का प्रकाशन कहाँ से होता है? सबसे ज़्यादा समाचार पत्र मध्य प्रदेश में कहाँ पर छपते हैं? क्या वह जगह भोपाल है, ग्वालियर है, इंदौर है या जबलपुर है? तो सबसे ज़्यादा समाचार पत्र मध्य प्रदेश के भोपाल से छपते हैं। यदि मैं पहले समाचार पत्र की बात करूँ तो मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र 1840 में कौन सा था? ग्वालियर अखबार। क्या नाम था इसका बेटा? ग्वालियर अखबार था। सबसे पहला जो था वो कौन था? ग्वालियर अखबार। लेकिन इसका नाम बदल दिया गया था। इसका नाम 1956 में बदल के क्या कर दिया था? मध्य प्रदेश संदेश कर दिया था। मध्य प्रदेश संदेश कर दिया था। यदि मैं बात करूं मध्य प्रदेश का पहला उर्दू भाषा का समाचार पत्र कौन सा था? पहला उर्दू भाषा का समाचार पत्र का नाम था बेटा नदीम। ध्यान रखिएगा, पहला उर्दू भाषा का समाचार पत्र नदीम था और पहला मध्य प्रदेश का समाचार पत्र 1840 में कौन सा था? ग्वालियर अखबार था। और सबसे ज़्यादा समाचार पत्र भोपाल से, एक समाचार एग्जाम में पूछ लिया था, क्रॉनिकल समाचार पत्र का संपादन मध्य प्रदेश में किस जिले से होता है? तो वो हुआ था कहाँ से? भोपाल से। इस चीज़ को भी हमें क्या रखना है? ध्यान रखना है। चलें, भारत का पहला निजी डीजल इंजन संयंत्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित होगा? निजी डीजल मतलब ये प्राइवेट सेक्टर का डीजल इंजन संयंत्र है। क्या वह सीहोर में होगा, भोपाल में होगा, बनखेड़ी में होगा या जबलपुर में होगा? तो पहला निजी डीजल संयंत्र जो है वो मध्य प्रदेश के कहाँ पे स्थापित होगा बेटा? सीहोर में होगा। और ये दौलत राव कंपनी द्वारा स्थापित किया जा रहा है। किस कंपनी द्वारा? दौलत राव। यदि मैं बात करूं रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया है? तो वह किया गया है कहाँ पे बेटा? बनखेड़ी में किया गया है। इस चीज़ को हमें क्या रखना है? ध्यान रखना है। रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना मध्य प्रदेश के बनखेड़ी में स्थापित किया गया। चले आगे आते हैं। मध्य प्रदेश तेंदुपत्ता व्यापार अधिनियम मध्य प्रदेश में कब लागू किया गया? तेंदुपत्ते की बात करूं तो तेंदुपत्ते के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है बेटा? प्रथम स्थान है। पहले स्थान पर तेंदुपत्ते का उत्पादन किया जाता है। तेंदुपत्ते से क्या बनाई जाती है? बीड़ी बनाई जाती है। और लगभग मध्य प्रदेश में 260 जो हैं वो क्या हैं? बीड़ी बनाने के कारखाने हैं। 260 बीड़ी बनाने के कारखाने हैं और मध्य प्रदेश तेंदुपत्ता का सर्वाधिक उत्पादन करता है। इसलिए मध्य प्रदेश तेंदुपत्ता अधिनियम कब लागू किया गया था? तो यह किया गया था 28 अक्टूबर 1964 को। ध्यान रखिएगा कब किया गया था? और 28 अक्टूबर 1964 को मध्य प्रदेश तेंदुपत्ता अधिनियम लागू किया गया था। चलें आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में मामूलिया क्या है? मामूलिया की बात हो रही है। मामूलिया क्या है? क्या एक यह लोक नाटक है, शिल्पकला है, लोक नृत्य है या लोक चित्र है? शिल्पकला या लोक चित्र है। तो मामूलिया क्या है? मामूलिया की बात करें तो मामूलिया मध्य प्रदेश में क्या है बेटा? एक लोक चित्र है। मामूलिया मध्य प्रदेश में क्या है? एक लोक चित्र है। लोक चित्र है मध्य प्रदेश का क्या? मामूलिया। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस नाटक में कालिया नाग का प्रदर्शन किया जाता है? मध्य प्रदेश के किस नाटक में कालिया नाग का प्रदर्शन किया जाता है? हिंगोला, रास, स्वांग या गम्मत? ये सब मध्य प्रदेश के क्या हैं? नाटक है। उसमें से किस नाटक में कालिया नाग का प्रदर्शन किया जाता है? तो कालिया नाग का प्रदर्शन की बात करूं तो वह रास जो होता है ये मेनली कहाँ किया जाता है बेटा? बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? बुंदेलखंड में। इसमें भगवान श्री कृष्ण, राधा और गोपियों की जो लीला है वह इस नाटक के तहत, इस नाटक में करके क्या की जाती हैं? बताई जाती हैं। इसलिए मध्य प्रदेश में कालिया नाग का प्रदर्शन जो रास नाम का नाटक होता है उसमें किया जाता है। मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो गया। हिंगोला भी, स्वांग भी, गम्मत भी एक तरीके के नाटक हैं। ठीक है, इनको हम आगे और दूसरे क्वेश्चंस में कवर कर लेंगे। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की बात हो रही है जिसमें 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को क्या है? तीर्थ यात्रा कराई जाती है। यह कब से शुरू की गई थी? यह मध्य प्रदेश में सन 2012 से शुरू की गई थी। इसमें रिसेंटली करंट अफेयर्स में एक क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा स्टेट बना है जिसने हवाई जहाज़ से, जिसने क्या किया था? हवाई जहाज़ से तीर्थ यात्रा करवाई है। कहाँ से कहाँ तक? भोपाल से प्रयागराज। सबसे पहला जो निकला था वो प्लेन कहाँ से निकला था? भोपाल से प्रयागराज के लिए निकला था। इस चीज़ को भी हमें क्या करना है? ध्यान रखना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो पहली तीर्थ दर्शन योजना मध्य प्रदेश में कहाँ से शुरू हुई थी बेटा? ये कब शुरू की गई थी? 2012 में शुरू की गई थी। चलें आगे आते हैं। माधवगढ़ का किला मध्य प्रदेश के किस भाग में स्थित है? किले, ठीक है, बहुत सारे किले हैं मध्य प्रदेश में, उसमें से एक किला है माधवगढ़ का किला। माधवगढ़ का किला मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? किस भाग में है? यहाँ स्थित नहीं पूछ रहा है, वो भाग पूछ रहा है। क्या उत्तर पूर्व में है? इस साइड से इस साइड है? दक्षिण पश्चिम में है? ठीक है, इस साइड से इस साइड है? पूर्व में है या उत्तर पश्चिम में है? तो माधवगढ़ के किले की मैं बात करूं तो यह मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है। माधवगढ़ का किला मध्य प्रदेश के कहाँ पर है? उत्तर पूर्व में। और यह कहाँ पर है? मंडला जिले में है। अगर जिला पूछ ले तो याद होना मंडला जिले में। और डीप में जाएगा तो भाई ये किसने बनाया? विश्वनाथ नाम के व्यक्ति ने बनवाया था। ध्यान रखिएगा, विश्वनाथ नाम के व्यक्ति ने माधवगढ़ का किला बनवाया था। यह कहाँ? मंडला जिले में। और मंडला जिले की स्थिति पूछ ले
तो वो कहाँ पर है भाई, उत्तर पूर्व में है। मेरे हिसाब से क्लियर आप लोगों को हो गया होगा। चलो, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, ये अभी की बात हो रही है। 2023 खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मध्य प्रदेश का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, ध्यान रखिएगा। इस बार मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तीसरा। लेकिन यदि मैं बात करूं 2022 की, तो 2022 में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान था, 8वां स्थान था। और मध्य प्रदेश में इसमें से एक क्वेश्चन और हो सकता है कि मलखंभ जो मध्य प्रदेश का क्या है, राजकीय खेल है, उसमें 5 गोल्ड इस बार मिले हैं, 5 गोल्ड मेडल मलखंभ में मिले। और मलखंभ के लिए ध्यान रखिएगा प्रभास जोशी पुरस्कार दिया जाता है। मलखंभ के क्षेत्र के लिए प्रभास जोशी पुरस्कार दिया जाता है। और ये कब से दिया जा रहा है, 2013 से दिया जा रहा है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसका जो कल के वीडियो में हमने देखा था एक रानीताल, ठीक है, रानीताल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। रानीताल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से यह क्या हुआ था, शुरू हुआ था। और रानीताल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। रानीताल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मध्य प्रदेश के कहाँ पर है, जबलपुर में है। तो वर्तमान जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे उसमें मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान था, तीसरा। लेकिन नेक्स्ट प्रीवियस ईयर की बात करूँ तो उसमें कौन सा स्थान हो गया था, 8वां स्थान हो गया था, ठीक है। चलें, मध्य प्रदेश के इंदौर में कौन सा प्रवासी भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया। प्रवासी भारतीय सम्मेलन की बात हो रही है और यह बात हो रही है मध्य प्रदेश के कौन सा प्रवासी भारतीय था, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रवासी भारतीय सम्मेलन को समझें या प्रवासी भारतीयों को समझें। ऐसे लोग जो क्या है, ऐसे लोग जो इस भारत देश को छोड़ चुके हैं, ठीक है, उनको बुलाकर एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है। यह सम्मेलन सबसे पहले यदि मैं बात करूं 2004 में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू किया था। और यह होता है अब पहले प्रतिवर्ष होता था, अब 2 वर्ष में एक बार होता है। यह होता है 9 जनवरी को। 9 जनवरी को ही क्यों होता है, क्योंकि हमें याद है कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो थे वो क्या थे, साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। इसलिए इसके लिए 9 जनवरी जो डेट है वो फिक्स की गई। तो प्रवासी भारतीय जो देश को क्या कर चुके हैं, छोड़ चुके हैं। अब इसका आयोजन क्यों किया जाता है, इसका आयोजन इसलिए किया जाता है बेटा, ताकि जो भारतीय देश छोड़ चुके हैं, ठीक है, जो भारतीय देश छोड़ चुके हैं उनको भारत की संस्कृति से परिचित कराना, उनको ये बताना कि भारत किस तरीके से और डेवलप हो रहा है, या भारत की उन्नति के बारे में बताना, चाहे वो अपना जो कल्चर है वह क्या है, भूले ना। इसलिए एक रिपोर्ट के हिसाब से प्रति वर्ष 1,80,000 से लेकर 2 लाख तक के लोग भारत की नागरिकता छोड़ देते हैं, और सबसे ज़्यादा नागरिकता लेते हैं भारत के लोग जो छोड़ने के बाद वह किस देश की लेते हैं बेटा, अमेरिका की। सबसे ज़्यादा अमेरिका और दूसरे नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता सबसे ज़्यादा भारत के लोग ले रहे हैं। तो उन लोगों को बुलाना, ठीक है। तो ये जो है अभी कहाँ हुआ था, ये था इसका सही आंसर 17वां। कौन सा था, मध्य प्रदेश का प्रवासी भारतीय सम्मेलन कौन सा था बेटा, 17वां था। और यह कहाँ आयोजित किया गया है, इस वर्ष का इंदौर में किया गया है, ठीक है। चलें, शबरी कुंभ उत्सव मध्य प्रदेश में किस नदी पर आयोजित किया जाता है। शबरी कुंभ उत्सव जो है वो मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है। क्या वह नर्मदा में किया जा रहा है, ताप्ती में किया जा रहा है, चंबल में किया जा रहा है, या शक्कर नदी पर किया जा रहा है। तो नर्मदा कुंभ उत्सव की बात करें तो वह मध्य प्रदेश में कहाँ किया जाता है बेटा, नर्मदा पर। और कहाँ पर, जबलपुर में। नर्मदा नदी पर कहाँ किया जाता है, जबलपुर में किया जाता है शबरी कुंभ उत्सव। चलें, नर्मदा और बुडनेर नदी का संगम मध्य प्रदेश में किस जिले में होता है। जबलपुर, नर्मदापुरम, मंडला या अनूपपुर। तो नर्मदा और बुडनेर नदी के संगम की बात करूं तो नर्मदा और बुडनेर नदी का संगम जो होता है वह कहाँ होता है बेटा, मंडला में होता है। और मंडला में कहाँ, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में किस नदियों का संगम होता है, पता होना चाहिए हमें, नर्मदा और बुडनेर का। जैसे हमने प्रीवियस में देखा था भाई, नर्मदा और तवा कहाँ होता है भाई, बांद्राबाद में होता है। नर्मदापुरम का बांद्राबाद में। यदि एक पूछा था भाई नर्मदा और इसका शक्कर का, नर्मदा और शक्कर का कहाँ होता है, तो वह होता है कहाँ पर, नरसिंहगढ़ में होता है। ये चीज़ भी हम प्रीवियस वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। ये कहाँ होता है, बांद्राबाद में, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। नर्मदा और चंबल नदी का अधिकांश जल ग्रहण क्षेत्र कौन सा है। नर्मदा और चंबल नदी का अधिकांश जल ग्रहण क्षेत्र, क्या वह मालवा का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, बघेलखंड के पठार में है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से ऐसी कौन सी जगह है जिस जगह से नर्मदा और चंबल दोनों नदियां बहती हैं। मुझे लगता है बुंदेलखंड का ऊपर तो सवाल ही नहीं उठता, बघेलखंड में भी नर्मदा इधर नहीं बोल सकते। तो नर्मदा और चंबल नदी का अधिकांश जल ग्रहण क्षेत्र जो क्या है वो मालवे का पठार है।
यदि मैं बात करूं मध्य प्रदेश के टोटल क्षेत्रफल में मालवा का पठार कितने परसेंट है बेटा, तो ये ध्यान रखिएगा, ये है कितना 28%। टोटल मालवा का पठार 28% है। बघेलखंड का जो बुंदेलखंड का जो पठार है, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा 7.7% है। और बघेलखंड का जो पठार है वो 7% है। सबसे छोटा पठार जो है वह कौन सा है, बघेलखंड का। और सबसे बड़ा पठार कौन सा है, 28% के साथ मध्य प्रदेश का मालवा का पठार है। तो नर्मदा और चंबल नदी का जलग्रहण क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, मालवा का पठार हो जाएगा। चलें आगे आते हैं। मध्य प्रदेश में 3 जिले जिनमें आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत 50 है, मतलब ऐसे जिले जहां पर आदिवासी जनसंख्या बेटा क्या है, 50% से ज्यादा रहती है। धार, मंडला, झाबुआ, रीवा, सीधी, सिंगरौली, बैतूल, छिंदवाड़ा, खंडवा या नीमच, रतलाम, मंदसौर। तो सबसे ज्यादा आदिवासी आबादी जहां पर 50% से ज्यादा रहती है तो वह कहाँ है बेटा, धार है, मंडला है सेकंड पे, और तीसरे नंबर पर क्या है, झाबुआ। तो इसका सही आंसर क्या होगा, धार, मंडला और झाबुआ, जहां पर 50% से आदिवासी आबादी सबसे ज्यादा रहती है। 2011 की जनगणना की यदि मैं बात करूं तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा एससी जनसंख्या कहां पर है, इंदौर में है। ठीक है, प्रतिशत में एससी कहां पर है सबसे ज्यादा, उज्जैन में। ठीक है, इस चीज को हमें ध्यान रखना है। एसटी सबसे ज्यादा कहां पर है, धार में है। ठीक है, और सबसे कम कहां है, अलीराजपुर में है। ये 2011 की जनगणना से 1 से 2 क्वेश्चन पूरे बन सकते हैं, तो आपको ये टॉपिक को भी कवर करके जाना पड़ेगा। आगे आते हैं। जोगेश्वरी देवी का मेला मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष कहाँ लगता है। बात हो रही है किस मेले की, जोगेश्वरी देवी के मेले की। जोगेश्वरी देवी का मेला क्या गुना, अशोकनगर, दतिया या नर्मदापुरम। तो इसका सही आंसर जो है, जोगेश्वरी देवी का मेला अशोकनगर जिले में एक जगह है बेटा, चंदेरी। ठीक है, चंदेरी में लगता है कौन सा मेला, जोगेश्वरी देवी का मेला। यदि मैं गुना की बात करूं तो गुना में टेकरी सरकार का मेला लगता है। ध्यान रखिएगा, टेकरी सरकार का मेला पूछ लेगा, टेकरी सरकार का मेला कहाँ लगता है, तो गुना में लगता है। दतिया में अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था एक इंपॉर्टेंट, कई मेले लगते हैं, मैं इंपॉर्टेंट मेले आपको बता रहा हूँ। तो दतिया में कौन सा लगता है, रतनगढ़ का मेला लगता है। और नर्मदापुरम में बांद्रा बांध, जहां पर नर्मदा और तवा नदी का क्या होता है, संगम होता है। तो जोगेश्वरी देवी का मेला अशोकनगर जिले के चंदेरी में लग रहा है, और गुना में टेकरी सरकार का लग रहा है, दतिया में किसका लग रहा है, रतनगढ़ का मेला लग रहा है। चलें आगे आते हैं। मुक्तिबोध समारोह मध्य प्रदेश में कहाँ मनाया जाता है। कई तरीके के समारोह होते हैं, तो उसमें से बात हो रही है किसकी, मुक्तिबोध समारोह की। मुक्तिबोध समारोह मध्य प्रदेश में कहाँ मनाया जाता है, क्या भिंड में होता है, राजगढ़ में होता है, भोपाल में होता है, या कहाँ पर होता है, देवास में। तो मुक्ति बोध समारोह मध्य प्रदेश में कहाँ किया जाता है बेटा, भिंड जिले में किया जाता है। मैं राजगढ़ की बात करूँ तो राजगढ़ में होता है कौन सा आपका, चक्रधर समारोह। ध्यान रखिएगा कौन सा होता है, चक्रधर समारोह। ठीक है, और यदि मैं भोपाल की बात करूं तो भोपाल में कौन सा समारोह होता है, लोकरंग समारोह। भोपाल में कौन सा समारोह होता है, लोकरंग समारोह। भोपाल में लोकरंग समारोह होता है। ठीक है, देवास की बात करूं तो देवास में क्या होता है, कुमार गंधर्व समारोह होता है। कौन सा समारोह होता है बेटा, कुमार गंधर्व समारोह होता है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। चलें आगे आते हैं। मिट्टी की बारात किसकी रचना है, एक बुक है मिट्टी की बारात। मिट्टी की बारात किसकी रचना है, क्या वह हरिशंकर परसाई की है, शरद जोशी की है, शिव मंगल सिंह सुमन की है, या भवानी प्रसाद मिश्र की है। तो मिट्टी की बारात की यदि मैं बात करूं तो मिट्टी की बारात शिव मंगल सिंह सुमन की रचना है। हरिशंकर परसाई की बात करूं तो रानी नागफनी की कहानी। ठीक है, रानी नागफनी की कहानी। ठीक है, चलो ये हो गया। उसके बाद शरद जोशी की बात करूं तो शरद जोशी की एक रचना है राह किनारे बैठ, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है ये, राह किनारे बैठ। भवानी प्रसाद मिश्र गीत फरोश। ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र गीत फरोश। और हरिशंकर परसाई हो गया, शिव मंगल सिंह सुमन की कौन सी हो गई, मिट्टी की बारात हो गई। ठीक है, एक इस तरीके का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। चलें आगे आते हैं। मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई, मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण। अब सबसे पहले हम इसको ये समझें कि राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण होता क्या। देखिए, जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की जो भी भर्ती परीक्षाएं होती हैं, जो भी भर्तियां होती हैं, उससे लेकर यदि कोई विवाद होता है, ठीक, तो उस विवाद को निपटाने के लिए मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, ये भारत का भी होता है, और मध्य प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया को लेकर यदि कोई विवाद होता है तो उसके लिए राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना 1985 में की गई थी। इस चीज को हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। यदि कोई भी भर्ती से संबंधित है ना, कोई भी भर्ती से संबंधित यदि कोई विवाद हो रहा है, उस विवाद को निपटाने के लिए राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण का क्या होता है, न्यायाधिकरण का गठन किया जाता है। चले, मेरे हिसाब से ये क्लियर आपको हो गया होगा। ध्यान रखिएगा, ये कब होता है, 1985 में। चले आगे आते हैं।
कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने किया था? कंदरिया महादेव मंदिर, ये सब मालूम है हमको, कहाँ पर है? बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, खजुराहो में है। कहाँ पर है कंदरिया महादेव मंदिर? खजुराहो में। क्या राजा धंग ने किया था, यशोवर्मन ने किया था, गंडदेव ने किया था, या विद्याधर ने? तो इसका सही आंसर क्या आएगा? विद्याधर। कंदरिया महादेव का मंदिर किसने किया था? विद्याधर ने। यदि मैं विद्याधर की बात करूं तो यह सबसे प्रतापी चंदेल राजा थे, मतलब ये भी क्वेश्चन बन सकता है, सबसे प्रतापी चंदेल वंश का राजा कौन था? तो वह कौन था? विद्याधर था। और ये गंडदेव का क्या था? बेटा था। गंडदेव का क्या था? बेटा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में, और ये किसने बनाया था? विद्याधर ने बनाया था। और विद्याधर चंदेल वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। सबसे प्रतापी राजा की बात हो रही है, तो वह कौन थे? विद्याधर थे। क्लियर हो गया? चलें आगे आए। नीलकंठ मंदिर और नीलकंठ महल मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? नीलकंठ मंदिर और नीलकंठ महल की बात हो रही है, तो यह कहाँ पर है? पचमढ़ी, मांडू, खजुराहो या ओरछा? कहाँ हो सकता है ये नीलकंठ मंदिर? ये जो है मांडू में है। और ध्यान रखिएगा, सम्राट अशोक ने इसे बनवाया था। किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने इसे बनवाया था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नीलकंठ मंदिर और नीलकंठ महल ये दोनों कहाँ पर है? मांडू में। आगे आते हैं। हांडी कोठी पर्यटन स्थल मध्य प्रदेश में कहाँ है? हांडी खोटी पर्यटन स्थल की बात हो रही है। किस पर्यटन स्थल की? हांडी खोटी। क्या वह जबलपुर में है, मंडला में है, पचमढ़ी में है या बैतूल में है? तो हांडी खोटी पर्यटन स्थल जो है बेटा वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में। इस चीज़ को हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना है और क्या रखना है? ध्यान रखना है। चले आगे आए। द ग्रेट बाउल मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? बात हो रही है किसकी बेटा? द ग्रेट बाउल की। द ग्रेट बाउल मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? क्या यह भोपाल में है, इंदौर में है, सांची में है या सागर में है? तो इसका सही आंसर आएगा कहाँ? सांची में। अब यहाँ पर होता क्या है, देखिए यहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु हैं है ना, उनको उनके भोजन की व्यवस्था की जाती है। तो ये कहाँ पर बना है? सांची में बना हुआ है। इसका नाम क्या है? द ग्रेट बाउल। यहाँ पर बौद्ध भिक्षु जो भी आते हैं उनके भोजन खिलाने की और ये वाली व्यवस्था यहाँ पर की जाती है। ठीक है, तो कहाँ है? सांची में। चलें। विश्व की एकमात्र अष्टमुखी भगवान शिव की मूर्ति मध्य प्रदेश में कहाँ है? कई बार हम क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं, लेकिन ये थोड़ा सा उन्होंने क्या किया है, क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ लिया है। विश्व की एकमात्र अष्टमुखी भगवान शिव की मूर्ति कहाँ है? उज्जैन, ओमकारेश्वर, खजुराहो या मंदसौर? तो इसका सही आंसर क्या आएगा बेटा? मंदसौर में है। यह कहाँ पर है? मंदसौर में, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर। भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ पर है? ये अष्टमुखी भगवान शिव की मंदिर है और ये विश्व की एकमात्र है। मंदसौर किस नदी के तट पर है? मंदसौर शिवना नदी के तट पर है। अफीम के लिए ज़्यादातर ये क्षेत्र जाना जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। ऑक्टरलोनी इमारत मध्य प्रदेश में कहाँ है? या ऑक्टरलोनी एक व्यक्ति हैं जिन्होंने बनवाई थी। ऑक्टरलोनी इमारत मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? रतलाम, गुना, नीमच या भोपाल? तो इसका सही आंसर जो आ रहा है ऑक्टरलोनी का, यह नीमच में थी। ठीक है, नीमच में। ध्यान रहे आपको 1939 में सीआरपीएफ है ना, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है, इसका मुख्यालय का गठन किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर नीमच में जो ऑक्टरलोनी इमारत है, यहाँ पर जो सीआरपीएफ के सैनिक होते हैं उनकी मेष है। मेष मतलब क्या? उनका भोजनालय। आज वर्तमान समय में इसका यूज़ किस लिए किया जा रहा है? सैनिकों की मेष के लिए। और यह नीमच में जो है ऑक्टरलोनी नाम के व्यक्ति ने क्या किया था? इमारत बनवाई थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? ऑक्टरलोनी इमारत। चलें। मध्य प्रदेश में तुलसी उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तुलसी उत्सव की बात करें तो सबसे पहले तुलसी उत्सव शुरू कब किया था? 1980 में शुरू किया गया था। ये क्वेश्चन भी हमारा बनने की संभावना है। अब तुलसी उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो ये सतना में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? सतना के चित्रकूट में किया जाता है। कहाँ किया जाता है बेटा? चित्रकूट में किया जाता है। तुलसी उत्सव कब से शुरू किया जा रहा है? 1980 में। अभी करंट का एक क्वेश्चन है, तुलसी वन मध्य प्रदेश में किस जिले में तुलसी वन लगाने का सरकार ने निर्णय लिया? तो वह जिला कौन सा है बेटा? भोपाल। भोपाल जिले से तुलसी के पौधे लगाने का, तुलसी वन बनाने का निर्णय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लिया है। ठीक, आगे आते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो राष्ट्रपति शासन की बात करें तो अच्छा, ये राष्ट्रपति शासन होता क्या है? देखिए, जब कोई भी ऐसी स्थिति आ जाती है जब राज्य की सरकार राज्य को चलाने में असमर्थ हो, उस समय राष्ट्रपति क्या करते हैं? राष्ट्रपति शासन डिक्लेयर कर देते हैं। तो मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगा था? तो यह लगा था कब? 30 अप्रैल 1977 को लगा था। अब राष्ट्रपति शासन कैसे लगता है? तो संविधान हमने पढ़ा है। तो संविधान, भारतीय संविधान के आर्टिकल, थोड़ा सा संविधान को भी टच कर लेते हैं, 356 और 365 में राष्ट्रपति शासन के बारे में क्या है? दिया गया है। अब राष्ट्रपति शासन की ड्यूरेशन कितनी होती है? तो राष्ट्रपति शासन की ड्यूरेशन होती है 6 माह, यदि संसद परमिशन दे रही है तो।
यदि संसद परमिशन नहीं दे रही है, परमिशन संसद ने दे दी है तो 6 माह, और नहीं दे रही है तो कितना होता है बेटा, 2 माह तक होता है। और 6-6 माह करके अधिकतम 3 वर्ष तक क्या किया जाता है, राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया जा सकता है। और मध्य प्रदेश में अभी तक राष्ट्रपति शासन जो लगा है वो कितनी बार लगा है बेटा, 3 बार लगा है। सबसे पहले लगा था कब, 1977 में। आगे आते हैं, सौर ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। सौर ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा का एक बहुत बड़ा साधन है सौर ऊर्जा। हमने पढ़ा था पहला बैतूल का गांव, ठीक है, जो पूरी तरीके से सौर ऊर्जा पर चलने वाला क्या है, गांव बन चुका है। तो इस सौर ऊर्जा के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, क्या पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, तो इसका कौन सा है, तीसरा है। और विश्व का, ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र, सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है बेटा, नीमच में। ध्यान रखिएगा, 130 मेगावाट के आसपास से बिजली उत्पादन करेगा, और ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के नीमच में। और यदि सौर ऊर्जा उत्पादन की बात करूं तो उसमें मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है, तीसरा स्थान है। चलें आगे आएँ, मध्य प्रदेश के किस जिले में नारकोटिक विंग्स की स्थापना की। जितनी भी इलीगल ड्रग्स वगैरह और ये जो मादक पदार्थों की स्मगलिंग होती है उसे पकड़ने के लिए नारकोटिक विंग्स बनाई हुई है। तो नारकोटिक विंग्स की स्थापना मध्य प्रदेश में कहाँ की गई, भोपाल, जबलपुर, इंदौर या ग्वालियर। तो इसका सही आंसर क्या है, ग्वालियर। और इसकी एक शाखा बेटा कहाँ है, मंदसौर में, क्योंकि मंदसौर में सबसे ज़्यादा क्या होता है, मंदसौर नीमच में अफीम होता है। तो उसकी स्मगलिंग को रोकने के लिए इसकी एक ब्रांच भी कहाँ बनाई गई है, मंदसौर में बनाई गई है। और वैसे इसका स्थापना कब, 1996 में की गई थी। ध्यान रखिएगा, सर नारकोटिक्स विंग की स्थापना 1996 में कहाँ की गई थी, इंदौर में। आगे आइए, मध्य प्रदेश में केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। मतलब बात हो रही है किसकी, केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की। कहाँ पर हो सकता है, क्या ये सागर में है, दतिया में है, छिंदवाड़ा में है या भोपाल में है। तो केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, कहाँ पर है ये, मध्य प्रदेश में भोपाल, तालाबों की नगरी भोपाल में स्थित है। शक्ति से शांति, राजनीति की रपटीली राहें किस कवि की रचना है। सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, अटल बिहारी वाजपेयी या चेतन भगत। शक्ति से शांति और राजनीति की रपटीली राहें, तो राजनीति शब्द आया तो राजनीति से मतलब किससे संबंध है डायरेक्टली, तो अटल बिहारी वाजपेयी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने शक्ति से शांति और राजनीति की रपटीली राहें नामक बुक की रचना की थी। इनमें से किस कवि का संबंध बुंदेली साहित्य है। कई तरीके के साहित्य लिखे गए हैं, बुंदेली साहित्य, बघेलखंडी साहित्य, निमाड़ी साहित्य। तो उसमें से कौन सा साहित्य, बुंदेली साहित्य की बात हो रही है। जगनिक, केशवदास या पद्माकर, कवि पद्माकर। तो इनमें से किसका संबंध बुंदेली साहित्य से है, तो सभी का संबंध जो है बेटा वो बुंदेली साहित्य से है। केशवदास भी बुंदेली साहित्य के थे, जगनिक ने भी कई अपनी रचनाएं बुंदेली साहित्य में करी हैं, और कवि पद्माकर ने भी अपनी कई रचनाएं बुंदेली साहित्य में करी हैं। तो ये सभी क्या हैं, बुंदेली साहित्य से संबंधित हैं। आगे आइए, इनमें से कौन सा किला बड़वानी जिले में स्थित है। कई किले हैं, बात हो रही है बड़वानी जिले से। बड़वानी जिले के बारे में एक बार और बात करूं, सबसे ज़्यादा यदि जो रेवेन्यू है, ठीक है, रेवेन्यू जो है वो सबसे ज़्यादा यदि कहीं से मिलता है तो वो बड़वानी जिले से मिलता है, क्योंकि इसकी जो बॉर्डर लगती है वो कहाँ से लगती है, महाराष्ट्र बॉर्डर से लगती है। चलिए अब वापस किले पे आ जाते हैं। तो किला जो है, सेंधवा का किला, मांडू का किला, धार का किला, भंवरगढ़। तो मांडू तो हो नहीं सकता, मांडू खुद अपने आप में, धार हो नहीं सकता, धार, भंवरगढ़ या सेंधवा। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, सेंधवा। सेंधवा का किला मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, बड़वानी में है। और बड़वानी में जो है वह चावल अनुसंधान केंद्र भी है। ध्यान रखिएगा, बड़वानी में चावल अनुसंधान केंद्र भी स्थापना की गई है। चले आगे आइए, मध्य प्रदेश में केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, अलग थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ, केंद्रीय सीआरपीएफ की स्थापना कहाँ की गई, तो मध्य प्रदेश में सीआरपीएफ की स्थापना अलीराजपुर, नीमच, दतिया, जबलपुर। तो इसका सही आंसर क्या है, नीमच। नीमच में सीआरपीएफ की स्थापना की गई। और यहाँ पर एक इमारत है ऑक्टर लोनी, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जहाँ पर सैनिकों के भोजनालय है, मेस के लिए आज यूज़ किया जा रहा है, ऑक्टर लोनी ने बनाया था। और ऑक्टर लोनी इमारत भी कहाँ पर है बेटा, नीमच में। इस चीज़ को भी हमें ध्यान रखना है। चलें, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत मध्य प्रदेश में कहां से की गई। भारत छोड़ो आंदोलन
9 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। कहाँ से शुरू किया था? महात्मा गांधी ने। किसके द्वारा शुरू किया गया था? महात्मा गांधी द्वारा। और कहाँ से शुरू किया गया था? ये बॉम्बे से, आज के मुंबई और उस समय के बॉम्बे से शुरू किया गया था। क्यों शुरू किया गया था? क्योंकि आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। कब से कब तक? 1939 से लेकर 1945 तक। तो बिना भारतीयों के परमिशन के ब्रिटेन ने भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में कुदा दिया या द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया। इसका विरोध करने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 से बॉम्बे से महात्मा गांधी ने शुरू किया था। और मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश से इसका शुभारंभ कहां से हुआ था? विदिशा से हुआ था। इस चीज़ को हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना है। चलें आगे आ जाएं। मध्य प्रदेश में नियंत्रक एवं महालेखाकार, मतलब बात हो रही कंट्रोलर एंड ऑडिटर ऑफ जनरल का कार्यालय कहाँ पर है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। यदि मैं संविधान की बात करूं तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 148, कौन सा आर्टिकल 148, इसके बारे में बात करता है। ये एक स्वतंत्र निकाय है। क्या है बेटा? स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट, जो सरकार के लेखों की क्या करता है? अकाउंट्स की क्या करता है? जांच करता है। तो इसका एक कार्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो इसका एक कार्यालय मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। इसका जो अध्यक्ष होता है ना, ठीक है, उसकी एज लिमिट होती है, ये भी ध्यान रखिएगा, या तो 65 वर्ष होगी। ठीक है, इसका जो अध्यक्ष सीएजी का जो प्रेसिडेंट होता है, अध्यक्ष होता है, या तो 65 वर्ष होगी या 6 वर्ष जो पहले हो जाएं। ठीक है, जो पहले हो जाएं, या तो उसकी उम्र 6 वर्ष यदि पहले हो गई तो रिटायर हो जाएगा, या पहले 65 साल का हो गया तो रिटायर हो जाएगा। ये क्या काम करता है? ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा किए गए खर्चों की जाँच करता है। कई सारे घोटाले इसने पकड़े हैं, जैसे एक हुआ था कोयला घोटाला, ठीक है, इसने पकड़ा था। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, जो 1,76,000 करोड़ का घोटाला था। ठीक है, ये भी किसने पकड़ा था? ये सीएजी ने पकड़ा था। चलें आगे जाएं। लाठी और भैंस किस साहित्यकार की प्रसिद्ध रचना है? ठीक है, लाठी और भैंस किस साहित्यकार की प्रसिद्ध रचना है? लाठी और भैंस की बात हो रही है। कामता प्रसाद गुरु, प्रदीप, गिरजा कुमार माथुर या मुल्ला रामोजी के द्वारा रचित रचना है। क्या है? जिसका नाम है लाठी और भैंस। चलें, लास्ट क्वेश्चन है या सेकंड लास्ट। अंग्रेज और मराठों के बीच मंदसौर की संधि कब हुई थी? अंग्रेज और मराठों के बीच मंदसौर की संधि, जो अंग्रेज थे और मराठे थे मध्य प्रदेश के, जैसे इंदौर शहर बसाया था किसने? होलकर्स ने। ग्वालियर शहर किसने बसाया था? आपके सिंधियाज ने। तो अंग्रेज और मराठों के बीच जो संधि हुई थी, मराठे मतलब सिंधियाज के बीच ये जो संधि हुई थी, जो मंदसौर की संधि नाम से जानी जाती है, यह हुई थी 1818 में। और यदि मैं 1817 की बात करूं तो 1817 में अंग्रेज जो थे, अंग्रेज और होलकर्स, इंदौर के होलकर के बीच जो हुई थी संधि हुई थी, जिसका नाम क्या था? अंग्रेज और होलकर्स के बीच हुई थी आपकी, ये अंग्रेज और होलकर नहीं, सॉरी, अंग्रेज और मराठों के बीच जो संधि हुई थी वो हुई थी 1817 में, जो हुई थी मंदसौर की संधि। ये हुई थी अंग्रेज और होलकर्स के बीच में 1817 की। और 1818 में जो संधि हुई थी बेटा, वह हुई थी ग्वालियर की संधि। ये हुआ था, ये संधि जो थी ये हुई थी किसके बीच? अंग्रेज और सिंधियाओं के बीच हुई थी। अंग्रेज और सिंधियाओं के बीच हुई थी कौन सी संधि? ग्वालियर की। और 1817 में हुई थी कौन सी? मंदसौर की संधि, जो हुई थी किसके बीच? अंग्रेज और होलकर्स के बीच हुई थी। चलिए ठीक है, क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में किस जनजाति में अपहरण विवाह अधिक प्रचलित है? अपहरण विवाह की बात हो रही है। अपहरण विवाह कई जातियों में, कई जनजातियों में भी किया जाता है, ठीक है, लेकिन उसमें बात हो रही है सबसे प्रचलित जनजाति की। जो सबसे प्रचलित जनजाति कौन सी है? गोंड, बेगा या भील। सबसे प्रचलित जनजाति है गोंड। गोंड जनजाति में कौन सा विवाह किया जाता है? अपहरण विवाह। ठीक है, एक विवाह होता है हट विवाह। कौन सा विवाह? हट विवाह। इस विवाह में क्या होता है? लड़की जो होती है वो लड़के के घर में अब घुस के ऑटोमेटिक रहने लगती है। तो ये विवाह कौन सा होता है? हट विवाह होता है। तो मध्य प्रदेश में किस जनजाति में अपहरण विवाह फेमस है? गोंड जनजाति में। ठीक है, चलें, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। मध्य प्रदेश में अवशिष्ट पदार्थ से बायोमिथेनेशन गैस निकालने का कारखाना कहाँ है? बायोमिथेनेशन गैस निकालने का कारखाना मध्य प्रदेश। अवशिष्ट पदार्थों से, देखिए मध्य प्रदेश के कई, मतलब मध्य प्रदेश क्या विश्व में, देश में अवशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, ठीक है, उससे कई तरीके की एनर्जी बनाई जा रही है। जो आपकी कूड़ा करकट है, ठीक है, जो आपका जो पशु पक्षियों का मलमूत्र है, ठीक है, उसके बाद जो पेड़ पौधों की छाल है, पेड़ पौधों का अवशिष्ट है, उससे कई तरीके की गैस बनाई जा रही है। उसमें बायो मिथेनेशन गैस जो है वो मध्य प्रदेश के भोपाल में एक जगह पे था, बिट्ठन मार्केट है ना, ये कारखाना जो लगा हुआ है कहाँ पर? बिट्ठन मार्केट में लगा हुआ है। ठीक है, तो ये आज के लगभग 40 पे 50 क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है। इस 50 से हमने 100 से 150 200 क्वेश्चंस को कवर अप किया है। हमारा एमपी के जितने भी है, देखिए एमपी पुलिस तो ठीक है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स भी है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स में भी ज़्यादा वेटेज किसका रहेगा? एमपी जीके का रहता है। ठीक है, तो हमें किसी भी तरीके से क्वेश्चंस को
छोड़ना नहीं है हमारा। और आप सभी सब्जेक्ट पे बराबर बराबर फोकस कीजिए, मैथ्स भी उतना कीजिए, रीजनिंग भी उतना कीजिए, इंग्लिश भी उतना कीजिए, जीके भी उतना कीजिए, एमपी जीके भी इतना कीजिए। जब सभी सब्जेक्ट आपके एवरेज हो जाएंगे तो आपकी जॉब बिल्कुल लग जाएगी, चाहे वो 1 स्टार 2 स्टार हो या कोई सी भी जॉब हो, कांस्टेबल हो, पटवारी हो, संविदा टीचर हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।